नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़ और मैं आपका मित्र सर्व मित्र विजय जाखड़ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको उस समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेकंड ग्रेड 2016 जीके का जो पेपर है वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और विद आंसर की जो डिपार्टमेंट के द्वारा 2018 में जारी की गई 1/5/2017 को ये पेपर हुआ था। दोस्तों, आओ चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा भाखर पहाड़ियाँ, इसराना भाखर और गिरवा पहाड़ियाँ। तो पहले का आंसर होगा मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा बीच में पड़ता है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? और बाकी बालू का स्तूप के प्रकार हैं लेकिन एक नहीं है, पैराबोलिक, तारा, बरखान, गोराउड। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने वो 5-7 जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में हर बार आते हैं उसमें भी बताया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, गोराउड। आपका 4 नंबर आंसर इसका कर लीजिए, गोराउड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसका कारण है रंगाई छपाई उद्योग, गुआरगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो लूनी नदी का मुख्य कारण यही है कि पाली और बाड़मेर क्षेत्र में जो आपके रंगाई छपाई का उद्योग चल रहा है उसकी वजह से उसके अंदर होता है, समस्या आती है। तो रंगाई छपाई उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है गोगुंदा नी अचलगढ़ और तारागढ़। दूसरा है गोगुंदा व बैराठ, तीसरा है कुंभलगढ़ व गोगुंदा, चौथा है जरगा व अचलगढ़। तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ व गोगुंदा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, सर्दी में जो वर्षा होती है उसको काल बैसाखी कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, माउट कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं। सबको पता है माउट कहते हैं। ये दूसरी तीसरी बार आया प्रश्न है, बार बार रिवाइज हो रहे हैं ये प्रश्न आपके। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है, देखो गुजरात से स्पर्श करने वाले ज़िले हैं उनमें बाड़मेर की करती है, जालौर की करती है और ये आपके डूंगरपुर की करती है, प्रतापगढ़ की देखो करती है कि नहीं करती है। तो उत्तर होगा प्रतापगढ़। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो पीछे से नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके जो पुराने 2011 से लेकर के अब तक के आरपीएससी के जो पेपर हैं वो मैंने डाल रखे हैं, वो अच्छे से देख लें, अध्ययन कर लें, क्योंकि पेपर रिवाइज अवश्य होते हैं और आप सारे पेपर अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसकी बात हो रही है कि पूर्वी सीमा में कौन सी समवर्षा रेखा बनती है? 15 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 80 समवर्षा रेखा। तो इसका जो कोई भी आंसर सही नहीं बन रहा था, इसकी वजह से ये डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न का तरीका सही नहीं था पूछने का। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। 70%, 67%, 65%, 59%। इसका उत्तर होगा 67%। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? यानी बीहड़ कौन कौन से जिलों में है? तो चंबल का जो क्षेत्र है वो बीहड़ प्रभावित है, याद रखें। ये प्रश्न पीछे भी मैंने बता दिया है तो ये याद रखें। इसके अंदर जो उत्तर होगा आपका 9 नंबर का, उसमें देखो उत्तर होगा 1 नंबर कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये चंबल का बीहड़ क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है? ये प्रश्न पूछा है। एक तरफ नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ सहायक नदियां दे रखी हैं। काली सिंध की सहायक नदी निवास, बनास की सहायक नदी सागी, माही की चाप और साबरमती की वाकल। तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर होगा देखो
काली सिंध की तो निवाज है, बिल्कुल सही है। माही की चाप, अरण मोरेन है और साबरमती की वाकल से ही हैं, लेकिन ये सागी बनास की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है? रुंडित सरिता या रुंडित नदी एक ही है, बाणगंगा नदी। याद रखें, रुंडित नदी बाणगंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, कथन और कारण दे रखा है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, यानी एकमात्र बताई गई है चंबल नदी नित्यवाही नदी है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। इसमें नीचे दिया गया है 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। फिर दे रखा है ए गलत है, आर ए सही है। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका होगा 3। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। आर क्या है? गलत है। देखो क्या कैसे गलत है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में नहीं, चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं और वहाँ क्या है, जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ऐसा नहीं है ये अकेला सिंचाई के लिए काम ना आता हो, पीने के लिए भी काम आता है। निम्न में से राजस्थान की कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त, ऐसा प्रश्न मैंने कल भी बताया था। शेरगढ़, सिवा, सिव, ओसियां, शेरगढ़, बायतू, चौहटन, फलोदी, पोखरण। तो 13वां जो प्रश्न है उसका आंसर होगा फलोदी पोखरण। फलोदी पोखरण का क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त मुक्त है। बाकी इसमें बालू का स्तूप, इसमें और इसमें सब में बालू का स्तूप मिलते हैं। 14वां देखें, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पाई जाती है? तो बांका पट्टी देखो नागौर और अजमेर में पाई जाती है। अच्छे से याद रख लें। कुब्बड़ पट्टी भी इसको कहा जाता है, बांका पट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जल जो पीते हैं लोग वहाँ, उसकी वजह से उनके कुब निकल आती है और वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, जिसकी वजह से इसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी या टेढ़ी पट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का चुनाव करना है आपको, ये आपका प्रश्न है। अच्छे से देख लें, आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है असत्य है? आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आवासीय जो भवन हैं उनकी नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। देखो मिट्टी व कच्ची ईंटों से, यहाँ क्या दिया है, नींव ईंटों की होती थी। आड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत सौंदर्यीकरण बनाने के लिए क्वार्टज के टुकड़े व चिप्स सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की नहीं होती थी, ये गलत है। नेक्स्ट है बैराठ, जिसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराठ का उत्खनन है पहली बार किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका होगा दयाराम साहनी, डी साहनी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्तियों समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान अल बरूनी और अब्दुल रज्जाक। तो इसका आंसर होगा आपका सुलेमान। सुलेमान जो विदेशी यात्री था उन्होंने गुज्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बताया है। अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अर्णोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आपका ये जो उत्तर होगा इसमें ये होगा आपका, देखते हैं, ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये गलत है। तो 1, 3, 4 किसमें है वो देख लो। 1, 3, 4, 1, 3, 4 वाला ये सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखें, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? यानी रणथंभौर 1301 ईस्वी में हुआ था। अब पिछले पेपर में आपके प्रश्न पूछा गया था कि किसकी मृत्यु हुई थी,
उलूग खां और नुसरत खां थे, ये तो पक्का कन्फर्म है, तो ये दो तो काट दीजिए। उलूग खां और नुसरत खां में से एक की मृत्यु हो गई थी और एक को दुर्ग सौंपा गया था, ये याद रखें। नुसरत खां मारे गए थे इसमें और उलूग खां को सौंपा था रणथंभौर दुर्ग उलूग खां को सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो की रचना के बारे में बताना है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया, यानी 1303 ईस्वी में पद्मिनी और रतन सिंह के समय आक्रमण हुआ था, उसका आपको जिक्र करना है। खजाइनुल फतूह इस ग्रंथ में है, अमीर खुसरो की किताब है खजाइनुल फतूह, इसमें इसका वर्णन किया गया है। किस राजपूत सरदार ने, अगला प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। अब देखो, जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा घायल हो जाते हैं और राणा सांगा को अपने युद्ध का मैदान है उससे बाहर जाना पड़ता है। उस समय राज चिन्ह धारण करने वाला कौन था। अब देखो, आपने स्पष्ट से पढ़ रखा होगा झाला अज्जा, क्या होगा इसका, झाला अज्जा होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। आपके ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। और 22वां जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो देखेंगे अपन। देखो, जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे राम सिंह तंवर, लड़े थे बिद्दा, लड़े थे झाला अज्जा उसमें थे खानवा युद्ध में, और झाला बिद्दा किसमें होंगे आपके, वो राणा सांगा के साथ थे, ये राणा प्रताप के साथ थे। रावत कृष्ण दास जुंडावत भी थे, अशोक परमार नहीं थे। तो आपको उत्तर करना है 1 2 3, 1 2 3 किसमें है देख लो, 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 22 नंबर क्वेश्चन, नहीं 23 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। विजय कटकातु महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा राज सिंह। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा राज सिंह। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे, ये भी आपके पीछे भी आ चुका है और फिर दोबारा से आ गया है आपका। अलवर नहीं होगा, सिरोही नहीं होगा, मारवाड़ नहीं होगा, सीधा सीधा है कोटा प्रजामंडल से। कौन थे, नैनूराम शर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। वर्धा से प्रकाशित नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये दोनों तो अजमेर से प्रकाशित हुए थे। जगजीवन नवजीवन नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, राजस्थान केसरी। 26वें का आंसर हो जाएगा राजस्थान है केसरी। 27वां प्रश्न देखें, निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गौरी शंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा। कौन सा, डूंगरपुर प्रजामंडल, बोडू याद रखना, भोगीलाल है पांडे हो जाएगा। भो से मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, बोडू का मतलब भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखो, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। आजकल ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, हो सकता है इसमें सदस्य कौन कौन थे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे सर्च करके अच्छे से याद रखें, इसमें सदस्य पूछे जा सकते हैं। तो 28वें का यहाँ आंसर होगा आपके तीनों सदस्यों के नाम याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गोगा जी का मुख्य स्थल गोगामेडी सही है। मल्लीनाथ पिचियाक, पाबूजी कोलूमंड और तेजाजी पर्वतसर, तो इसका मल्लीनाथ जी का जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, ये आंसर आपका हो जाएगा। बाकी तो संबंधित हैं। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से। संत मावजी का मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, और कहाँ बढ़ता है ये सबको पता है आपको। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में बढ़ता है। निम्न में से कौन
विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था। विश्नोई संप्रदाय का 20+9 29 नियम में जाम्बोजी थे। कौन थे? जाम्बोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी दौसा का अरशद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? देखो, सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू और आभानेरी दौसा का मंदिर है अरशद माता मंदिर। ये जो शैली है, गुप्त शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली, द्रविड़ शैली, तो 32वें का जो आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू और आभानेरी दौसा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से आज थोड़ा सा जुकाम है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में घोषित नहीं किया है? ये प्रश्न पूछा गया है। देखो, आम, चीकू, गाजर, ये बताया गया मैंने, चीकू गाजर बताया है, चीकू और गाजर। देखो तो आमेर आ गया, आमेर तो इसमें है, आमेर, चीकू गाजर, गा से गागरोन आ गया, चीकू गाजर, रे से गा, जय से जैसलमेर आ गया, तो कौन सा? मांडलगढ़ नहीं होगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये व्यक्ति गोपाल उदय हुक्मा और जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। तो 34वें का जो आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, आमेर जयपुर शैली है, उससे संबंधित है गोपाल उदय हुक्मा और जीवन। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मेला किस माह में बढ़ता है? अभी माघ पूर्णिमा को बताया मैंने, अभी माघ उत्तर हो जाएगा इसका, 35वें का उत्तर है, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 30वां, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? सावन, बैसाख, चैत्र। देखो, कजली तीज या बड़ी तीज जो बोलते हैं वो आपकी भाद्रपद मास में आती है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आगे आगे देखें, एक आई सावन यानी तीज, सावन की जो तीज आती है, छोटी तीज जिसको बोलते हैं, उस समय ये सवारी निकाली जाती है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। वैशाख वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, लांगुरिया नृत्य होते हैं, लांगुरिया नृत्य केला देवी मंदिर में किया जाता है। लांगुरिया नृत्य केला देवी करौली के मंदिर में किया जाता है लांगुरिया नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक का द्वारा नेहतरंग रचित है? नेहतरंग सावंत सिंह, नागरीदास, जसवंत सिंह, राय सिंह, बुद्ध सिंह। नेहतरंग जो लिखी है वो बुद्ध सिंह ने लिखी है, बूंदी शासक बुद्ध सिंह ने नेहतरंग लिखी है। ये याद रखना, पूछी जा सकती है, बार बार रिवाइज होता है ये प्रश्न। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? नाट्य के रूप में कौन सा नृत्य किया जाता है? 39 नंबर देखें, गैर, घूमर, गौरी और गरबा। नाट्य के रूप में जो किया जाता है वो गौरी नृत्य है। इसमें फड़किया और वो होते हैं ना पात्र, वो याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछी गई है, तो इसका जो आंसर होगा 40 नंबर का वो होगा आपका 2 नंबर, 18 जनवरी 1999। याद रखना, मानवाधिकार आयोग की 18 जनवरी 1999 को स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है, जिस समिति की अनुशंसा पे करते हैं उसका अध्यक्ष प्रभारी मंत्री, गृह विभाग होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी गठित की जाती है उसके अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में नहीं, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, इसमें सही का चुनाव करना है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सारी उल्टी बातें दे रखी हैं, 1-2 देखो सही इसमें से कौन सा हो सकता है वही चुनना है अपने को। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा केवल सी, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान शाखा के अध्यक्ष होते हैं। बाकी आपका
सारे गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, यानी राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति बनाई गई थी 1969 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 43वें का उत्तर हो जाएगा मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी। ऐसे प्रश्न विरले ही आते हैं, ऐसे प्रश्नों को या तो करो ही मत, या आपको अच्छे से याद है तभी करो, क्योंकि मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड में राज्य सचिवालय में रैंक दे रखी है, दूसरी तरफ भूमिका और कार्य दे रखा है, तो इसको सुमेलित करना है आपको। 44वां क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करोगे तो देखो, शासन सचिव सही हो जाएगा। शासन सचिव नीति निर्माण करता है। परियोजना अधिकारी कार्यक्रम, परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट निर्माण या कार्यक्रम तैयार करने का कार्य होता है। शासन सचिव नीति निर्माण बनाता है। अनुभाग अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। सहायक होता है, वो बजट क्रियान्वयन लिपिक ये कार्य करता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 1 नवंबर 1956 से पहले, लाइट है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख, महाराजाधिराज। 1 नवंबर 1956 से पहले सबको पता है, इसमें 45वें का आंसर हो जाएगा राज प्रमुख। और अंतिम राज प्रमुख कौन थे, ये उत्तर आप कमेंट में बताएं। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुख्य सचिव जो होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, उसको अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा आपका, वह ऐसे किसी भी सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित किए नहीं किए जाते, इसलिए उनको विशिष्ट अवशिष्ट सचिव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ मुख्यमंत्री दे रखे हैं, दूसरी तरफ कार्यकाल दे रखा है, तो आप मिलान करने का प्रयास करें। इस प्रश्न के अंदर आपके 47 नंबर क्वेश्चन को मिलान करें। 47 नंबर में देखें, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया आपका हो जाएगा, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया हो जाएगा आपका, सॉरी जगन्नाथ पहाड़िया ये हो जाएगा 3 में। जगन्नाथ पहाड़िया क्या हो जाएगा, 1980 से 81 में रहे थे। फिर है आपके बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां जो है वो आपके हो जाएगा 1971 से 73। फिर भैरव सिंह शेखावत है, वो हो जाएगा आपके 1977 से 80। फिर मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा 1974। तो 1 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान के राज्य शासन के विधित प्रमुख है। राजस्थान राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन होंगे? तो देखो, विधित प्रमुख पूछा गया है। एक तो आपका राजनीतिक प्रमुख होता है, एक विधित प्रमुख होता है। तो इसमें 48 नंबर क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा, राज्य के राज्यपाल विधित प्रमुख होते हैं, ये याद रखना। एक तो विधित प्रमुख होता है और एक होता है आपके राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद आपके सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता है। बाकी सारे कार्य आपके मुख्य सचिव के हैं। कैबिनेट सचिव के मुख्य के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सचिवों के मुखिया के रूप में करता है। सभी सचिवों के जितने भी सचिव हैं अपने डिपार्टमेंटों के, उनमें, और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है। तो आपके आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ABCD आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है, राजस्थान के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री साजो सामान रोकथाम के लिए वर्तमान में इसमें केवल 30 सदस्य हैं। ये आपके 2016 का प्रश्न है।
इसमें देखो वर्तमान में जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण रूप से, ये करंट का क्वेश्चन उस समय का था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, फिर भी अगर याद करना है तो आप इसे याद कर सकते हो। इसका ए और बी आंसर सही हो जाएगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके क्वेश्चन हिस्ट्री का है। आपके अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। अधिनियम में केवल अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की, जिसमें प्रांत, देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची तथा प्रांतीय सूची में किया गया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ए बी सी आपका, इसमें ए और डी सही है, बाकी गलत हैं। ए और डी सही हैं, बाकी गलत हैं। तो आपका अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका 1 नंबर अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियाँ थी। 110 धाराएं और 12 अनुसूचियाँ याद रखें। संविधान के किस अनुच्छेद को गोवध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्व का भाग है? गोवध यानी गौ की हत्या है, राज्य नीति की निर्देशक तत्व है। गौ की हत्या का निषेध की बात कर रहे हैं, तो 48 में आ जाएगा इसका आंसर। 48 में, अनुच्छेद 48 में है। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसकी है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा कुमार गुजराल, अब मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो इसके अंदर देखो 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 3 प्रकार की नीतियां आ चुकी हैं आपके। सबसे पहले आई थी एक नीति, आपको मैंने बताई थी, गुटनिरपेक्ष नीति जवाहरलाल नेहरू, और असली गुटनिरपेक्ष नीति अटल बिहारी वाजपेयी, और पड़ोसी पहले की नीति आपकी नरेंद्र मोदी की है। ये जब प्रधानमंत्री बने थे उसी समय दो साल बाद पेपर हुआ था ये, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित हैं 18 मद, 28 मद, 19 मद और 29 मद। तो इसको याद रखें। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 29 मद। देखो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके पंचायत समिति के पास तो 29 हैं, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके नगर निगम के पास 18 विषय हैं। ये याद रखना, इसलिए 18 सबसे पहले दिया गया ताकि बच्चे गलत कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपकी 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज को 29 विषय दिए गए हैं, जबकि आपके निगम हैं उनको आपके दिए गए हैं 18 विषय। अगला है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालत या मामलों को निपटाना है? 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, न्याय आपके द्वार। तो न्याय आपके द्वार उस समय कार्यक्रम चला था, उस समय का प्रश्न है ये। आपके भारत सरकार 98 करोड़ करंट का क्वेश्चन था, फिर भी इसका 56 का आंसर आप एक बार देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ। 4 नंबर रतन बिहारी, अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है रतन बिहारी जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो रतन बिहारी जी मंदिर आपके बीकानेर में स्थित है। करंट का था उस समय का, ये भी करंट का क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप एक बार थोड़ा सा देख लें क्योंकि समय काल पूछा जा सकता है। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 2016 में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सुमित्रा थी, अब उसको याद मत रखें, कोई ज़रूरी नहीं है। राजस्थान में राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? वो करंट का क्वेश्चन था, ये भी इम्पोर्टेंट आपके नहीं है, लेकिन उस समय जो बनाया गया था पंजाब का बनाया गया था। अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी याद ना रखें, कोई आवश्यक नहीं है। मोना सिंह उसका उत्तर था उस समय का। भावनाकांत, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? संसदीय सचिव की बात थी, उस समय संसदीय सचिव थे और एक व्यक्ति इनमें से नहीं था। तो आपको उस समय अनंत कुमार नहीं थे, सुरेश कुमार रावत थे, ये सारे थे, लेकिन अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान की याद कर लें आप। राजस्थान राज्य में 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन व राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम? उस समय का करंट का क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऐसे खेल का था गोपाल सैनी। नेक्स्ट प्रश्न देखें,
62 नंबर, ये भी आपको याद करने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2016 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार विजेता का प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका उत्तर होगा। अपूर्वी चंदेला थी उस समय निशानेबाज, ये याद रखना, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्ट हेतु राजस्थान राज्य के द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। बताओ खेल प्रशिक्षक को, अब भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, खेल प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखें। 63 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके होगा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। गुरु वशिष्ठ प्रशिक्षण में उत्कृष्ट हेतु दिया जाता है। 2016 वाला ये प्रश्न भी याद रखने की जरूरी नहीं है, लेकिन मुक्केबाजी का प्रशिक्षक पूछा गया है। तो प्रशिक्षक द्रोणाचार्य अवार्ड जिसको मिला था 2016 में प्रशिक्षक पूछा गया है, तो इसमें सागरमल धायल थे। अब याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये भी आप याद ना रखें क्योंकि आंकड़े उस समय के नहीं पूछे जाएंगे, वर्तमान के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या पूछी गई है। 19वीं नहीं, अब 20वीं की याद करें। 20वीं की एक दिन मैं आपको करवाऊंगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आपका श्वेत क्रांति से है, यानी दुग्ध उत्पादन से है। 68 नंबर क्वेश्चन देखें। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर, टोंक में, दिल्ली में, तो सीधा सा आंसर आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, जोधपुर में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है, यानी उस समय का ही प्रश्न था ये करंट का, लेकिन अभी इसको याद करें तो 3% याद रखना इसको, 3%। नेक्स्ट है 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लगती। अब इसको देखो, ये आपके उसके आगे क्या बोलते हैं 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के आगे। ये साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन अलग से मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी के अलग अपन बनाने लग गए हैं वीडियो, उसमें अच्छे से पढ़ें। अब ये जैसे ही पूरे हो जाते हैं उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, आपके विश्व भूगोल के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ जीके के क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कोस्युस्को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत पूछा गया है, कोस्युस्को होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ओजोन ये आपके 16 दिसंबर आ गया। 22 मार्च 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 91 का आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिम में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें। तो 92 का जो आंसर होगा वो होगा उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। देखो मैं इसको समझा देता हूँ पूरे के पूरे को। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें, ये आपका ग्लोब पर ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री के ये हो गई आपके 30 से 35 हो गई, ये 60 से 65 हो गई, ये आपके 30 हो गई, 30 से 35 हो गई, ये 60 हो गई। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में यहाँ चलती हैं वो तो आपके होती हैं व्यापारिक पवनें, और यहाँ चलती हैं वो क्या होती हैं आपकी इस दिशा से चलती हैं। इनको कहा जाता है आपके 30 से 60 के बीच में जो चलती हैं दक्षिणी पश्चिम में चलने वाली, दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, यहाँ से दक्षिण और पश्चिम, उत्तर हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, ऐसे चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या कहा जाता है, पछुआ पवनें कहा जाता है। क्या चलती हैं, पछुआ पवनें। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मलक्का जल डमरू मध्य अलग करता है, किन किन को अलग करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है, ये अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। मलेशिया और सुमात्रा, जब वर्ल्ड का मैप आप पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है, मिसिसिपी की सहायक नदी, ओहियो, अमेजन की मडेइरा, मर्रे की डार्लिंग, अवांग हो की मीन। तो 94 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर माना गया है अवांग हो की मीन, ये सहायक नदी नहीं है। मिसिसिपी की आइयो है, अमेजन की ये है
डार्लिंग ये मर्रे की है ही। 95 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर देखें। राजस्थान का भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बच्चे को मालूम है, ये अच्छे से देख लें। 95 नंबर क्वेश्चन है, उसका देखो 8 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 6 मिनट तो नहीं होगा, सीधा सा प्रश्न है। देखो 6 डिग्री का कोई मतलब नहीं, 4 डिग्री का है। 6 डिग्री 4 मिनट ये नहीं होगा, 6 डिग्री 4 मिनट ये नहीं होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी लॉन्गिट्यूड होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत अपना जो है उसमें अनाईमुड़ी है, नीलगिरी है, अमरकंटक है, गोमनपुर है। 96 का जो आंसर होगा सबको पता है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। 2695 मीटर ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? 97 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4 नंबर कोरोमंडल तट। उत्तरी पूर्वी देखो, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में देखो, इधर से जो आपके मानसून उठ के आएगा वो उत्तरी पूर्वी मानसून है, और यहाँ से गुजरेगा ये, तो यहाँ से वर्षा करेगा, तो जाते हुए मानसून की वर्षा कोरोमंडल तट पे होती है, ना कि मालाबार तट। तो ये उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। शीत की वर्षा की बात कर रहे हैं, तो शीत का नाम आते ही आप सही कर देना इसको। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? वह है डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? देख लो, हिंद महासागर में डियागो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी नहीं है? गोमती, मानस, गोमती, घाघरा, सोन। इसलिए ये पूछा गया है कि सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो सीधा सा आंसर है 99 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 2 मानस। गोमती, घाघरा, गंडक, सोन ये तो है ही सहायक नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया, चंबल। देखो, चा, छोटी ची बड़ी ची, छोटा चू बड़ा चू, तो चू से चूलिया, ची से चित्तौड़गढ़, च से चंबल। च से चंबल पर चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है। अच्छे से याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को देखा, और अब मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन अलग से आपको करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।